अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ मैंने बड़े मौजूद मेहमान प्रोफेसर बहाउद्दीन साहब को दावत दी है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज में और उन्होंने बड़ी जहमत की तशरीफ लाए। आज इंशाअल्लाह ताला करंट अफेयर्स पर उनसे बात होगी और आपको उम्मीद है ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ये बहुत आपको पसंद आने वाला है। जी प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम हाफिज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा, आज आपको जहमत दी है मैंने, तो मैं इसलिए आपको बुलाना चाह रहा था कि आपने कमेंट सेक्शन में देख ही दिया होगा कि लोग बहुत ये डिमांड कर रहे थे कि ये जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग चल रही है, इसमें सऊदी अरब का जो करैक्टर है या गल्फ कंट्रीज का जो भी करैक्टर है और उसके जो असरात इनके ऊपर पड़ने वाले हैं, इस पर मैं आपको जहमत देना चाहता हूं कि आप अपना व्यू पॉइंट हमारे दोस्तों से, हमारे देखने वालों से शेयर फरमाएं। और उसके बाद इस पर भी मैं आपको जहमत देना चाहूंगा कि आप जरूर ये बतलाएं कि इस जंग के माबादत असरात क्या होंगे खित्ते पर, पूरी दुनिया पर, महंगाई के हवाले से और इन तमाम चीज़ों को। और इसके साथ साथ हम अपने हमसाया ममालिक के साथ जो खसूसन अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर भी आप रोशनी डालिएगा और दीगर साथ सारे सवालात और लोगों के और बातें चलती रहेंगी। तो मैं आप पर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता हूँ। जी फरमाइए। जी हाफिज साहब, इस तरह से है कि इस पे लंबी तमहीद तो मुझे बांधने की ज़रूरत नहीं है कि ईरान की जंग कैसे चल रही है या क्यों स्टार्ट हुई। एवरीबडी नोज कि बेसिकली जैसे एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन लिखी फ्रांसिस फुकुयामा ने, और उसने कहा कि सोवियत एम्पायर के खात्मे के बाद जी अब जो एक जंगी तारीख है और जो झगड़े ग्लोबल लेवल के हैं वो अब दे हैव कम टू एन एंड, और अब उस तरह से नहीं होगा। तो उसके बदले में सैमुअल पी हंटिंगटन ने, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कि एक किताब लिखी। पहले उसने एक आर्टिकल लिखा जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के नाम से जो है वो करंट अफेयर्स में जो है वो प्रिंट हुआ। उसके बाद उसी ने उसको किताब की फॉर्म में बड़ा करके लिखा। तो उसमें उसने फुकुयामा की इस बात को जो है वो काउंटर किया। उसने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं है और बहुत जल्द ये तहजीबों का आपस में तसादुम होगा। अच्छा, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ये मजहब की भी बात कर रहे हैं, वो ईसाईयत की जंग इसको बनाना चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि वो अपनी सिविलाइजेशन की बेस पर, इसी बेस पर वो जी एग्जैक्टली ये हाफिज साहब, ये बेसिकली तसादुम है ही तहजीबों का। अच्छा। और कुछ नहीं। मैं मतलब आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज माय ओपिनियन। ये तो वही सलीबी जंगेरा हो गई जो उनके हैं अपना व्हाइट हाउस में से काफी सारे लोगों ने इसको जो है वो क्रूसेड का नाम दिया है, और लोगों को जो क्रिश्चियनडम है, पूरा जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, उसको उन्होंने एग्जैक्टली तो उसको उन्होंने मजहबी रंग इसीलिए दिया है, क्रूसेड का नाम दिया है। तो अच्छा, बात दूसरी साइड पे रही उसकी ज्यूज की। तो ज्यूज जो है वो आपको पता है कि वो पहले दिन से ही इस्लाम के मुखालिफ रहे, और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ रही, मैं शायद लोग मेरी इन बातों से इत्तेफाक ना करें बट ये मेरी ओपिनियन है और मैं आज़ाद हूँ अपनी ओपिनियन देने के लिए, कि इनको सबसे बड़ा गुस्सा इस्लाम के साथ ये था कि कोई 80-90 पैगम्बरान उज़ाम जो थे, पैगम्बरान अलैहिस्सलाम जो थे, वो बनी इसहाक में से आए। ठीक है, वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादों में से एक साहबजादे जो जनाब इसहाक थे, उनकी फैमिली में से, उनके लीनिएज में चले। ज्यादातर पैगंबर सारे जनाबे जो इब्राहीम के बाद जो रसूल करीम तक जो तमाम पैगम्बरान हैं वो सिर्फ बनी इसराइल में से आए हैं। अब हजरत इसहाक के साहबजादे हजरत याकूब, जिनको इसराइल का टाइटल मिला, और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से सिर्फ एक पैगम्बर आए आखिर ज़मान, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको सबसे बड़ी अच्छा, आप एक बहुत बात से बात निकल रही है कि आप देखते हैं कि मदीना में जो है वो ज्यूज उस वक्त जो है वो मौजूद थे। दे वर नॉट द नेटिव्स of that land basically। वो इसी साइड से आए थे। वो आए क्यों थे? उनको जो है वो प्रोफेसीज उनके पास थी कि जी एक पैगंबर आएंगे जो आखिरी पैगंबर होंगे जी, तो उनको तलाश में वो थे। एग्जैक्टली। अच्छा, उनको सबसे बड़ी ये थी कि यार चूंकि हम जो है वो ऑलरेडी पैगंबरों का कबीला है,
हमारे तो हम ही से ही आएंगे, हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही आएंगे, ठीक है। आएंगे मदीना की धरती में, लेकिन आएंगे हम में से, which was why actually they settled over there। अब उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जनाब इस्माइल की औलाद में से आखिरी पैगंबर आने हैं। उन्हें गुस्सा है। तो इस बात पे वो ये जानते हुए कि ये नबी आखिरी नबी हैं, they couldn't accept this। अच्छा, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, माजरत खा हूँ। इसका मतलब है कि दो बातें निकलेंगी। एक तो उनके मशाया तशरीफ ला चुके हैं जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एग्जैक्टली, उन्होंने जो मसीहा उनके आए उनको तस्लीम ही नहीं किया। और दूसरा ये कि उन्होंने तस्लीम इसलिए नहीं किया कि हजरत इस्माइल इस्लाम की औलाद से जी। अच्छा, इस पर कुरान पाक की तो बड़ी वाज़ेह बात अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने इस्माइल की औलाद से इसलिए पैगंबर इस्लाम को मबूस फरमाया ताकि तुम्हें आजमा सकूं कि तुम इन्हें तस्लीम कर जी। ठीक, यानी ये यहूद की एक आजमाइश थी जी, आजमाइश कि वो थी। इस्माइल इस्लाम की औलाद से जी, पैदा होने वाले जिस पे मसाइल को तस्लीम करते हैं या नहीं करते, और उस पे वो पूरे नहीं उतरे। अच्छा, तो क्रिश्चियन जो है, इसका मतलब है कोई मसीहा नहीं आने जी, वो उस तरह का मसीहा जो है जो ये समझते हैं वो नहीं उस तरह से आने वाले। ये इनका अब मसीहा जो है वो दज्जाल है बाकायदा तौर पे, जिसको मसीह दज्जाल भी कहा जाता है, वो इनके होंगे और उसको उसके ही फॉलोअर्स होंगे। और कहा जाता है कि दुनिया में सारी अक़वाम जो है वो जनाब महदी अलैहिस्सलाम के पैरोकार बनेंगे सिवाय जो है ज्यूज के। खैर, कमिंग टू द करंट वॉर सिनेरियो, तो बेसिकली ये आप इससे पहले 67 में अरब इजराइल वॉर देखें या जो भी देखें, उसमें आप ये देखें कि अरब जो थे उन लोगों ने शुरू दिन से ही, जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी है, जो हमारी कोई 19th सेंचुरी के मिड से स्टार्ट होती है, तो उसमें इन लोगों ने डिपेंडेंसी अपनी जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड पे रखी है कि जी आप हमें बचाएंगे। ये हमारे हिंदुस्तान में भी सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम जो है वो एक निकाला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आप अपनी फौजें, लोकल नवाब्स और जो प्रिंस थे डिफरेंट स्टेट्स के इंडिया के, उनसे कहा जी आप ये छोड़ देंगे, अपने फौज खत्म कर लें, हम आपकी हिफाजत करेंगे, उसके बदले में आप हमें मामूली सी एक खराज देते रहिएगा। उन अच्छा सारे नवाबों को ये लगा, या जागीरदारों और जो क्या उसको कहते हैं अपना महाराजों को ये लगा कि यार ये तो बड़ा मजेदार काम है, दे हैव एन एडवांस्ड वॉर मशीन, तो ये हमारी हिफाजत करेंगे। अच्छा, उन सब की जो फौज थी वो खत्म करवा के तो अंग्रेज जो है वो सबका मालिक बन बैठा। जब फौज ही उसी की रह गई तो उसने उन सबको मारा। सो इज द केस विद अरब्स। अरब्स जो है वो सारे के सारे डिपेंडेंट हो गए यूएसए पे, ठीक है कि जी आप हमारी, अच्छा अब दुश्मन से हिफाजत भी यूएसए कर रहा है और आपकी हिफाजत भी यूएसए कर रहा है, ठीक है, मरवा भी यूएसए रहा है, ठीक है। आज जो है यूएसए, जैसे हर बंदा कह रहा है, एक लायबिलिटी बन चुका है उनका। आज सऊदी पे हमला हुआ किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इजराइल एंड यूएसए, ठीक है। आज बाकियों पे हमला हो रहा है फ्रॉम ईरान, ठीक है, तो इजराइल और यूएसए की वजह से हो रहा है। ग्रेटर इजराइल का अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। जी, वो तो करना। ये बतलाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अल्टीमेटली इस जंग का रिजल्ट क्या निकलेगा? अब सब रिजल्ट तो आपको तबाही की फॉर्म में नजर आ रहा है इस वक्त तो। अच्छा, मैंने तकरीबन आज से कोई जो है वो 26-27 दिन पहले जब ये अपना वॉर स्टार्ट हुई है, तो मैंने उसी वक्त फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी कि ये मुझे जंग जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि ईरानियंस की हिस्ट्री है कि वो हार नहीं मानेंगे, वो कभी भी नहीं माने, वो लड़ेंगे, वो मरेंगे, कुछ भी होगा। ईरानियंस की, अच्छा, ईरानियन की हिस्ट्री 6000 साल जी, तारीख है, वो एक कौम है, ठीक है। अच्छा, फिर ईरान इज नाइदर फलस्तीन, इट्स नॉर सऊदी और इराक, ठीक है। उन्होंने, वो शाम नहीं है। ईरानियंस एक प्रॉपर कॉम है, एक सिस्टम, वहां वन मैन रूल नहीं था उस तरह से। आयतुल्ला उनके साथ हमारा जो है वो मसलकी किसी किस्म का सेक्टेरियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट व्हाट इज राइट, जो हकीकत है, सिस्टम है, मुजाहिद डिफेंस सिस्टम है, एग्जैक्टली, नीचे तक एग्जैक्टली। अब आप देख लें कि आयतुल्ला की शहादत के बाद क्या उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खराब हुआ है? पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, ठीक है। अच्छा, उनके वो जो थे आईआरजीसी के हेड, उनको या फिर अली लारीजानी को शहीद किया गया। ही वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस। ये कल उनके नेवल चीफ जो थे एग्जैक्टली तमसीरी साहब को भी शहीद किया गया। तो अब देखिए उनके जितने सरकर्दा हैं सारे शहीद हुए हैं, सब खेत हो गए इस जंग में, लेकिन उसके बावजूद जंग जैसे थी उससे बेहतर चल रही है, उससे कम नहीं हुई। अच्छा, ये यहाँ पे सवाल पैदा होता अच्छा, आप अभी आपके मैं क्वेश्चन मुकम्मल कर लूँ जवाब आपका, कि ईरान जो है वो कोई बिखरा हुआ उस तरह से नहीं था
दे एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दिस वॉर फॉर लास्ट 45-50 ईयर्स, ठीक है, एंड दे हैव प्रूव्ड इट, ठीक है, दे हैव प्रूवन इट कि ये वो साबित कर चुके हैं। रसूल करीम ने फरमाया था कि फेंके जाने वाले हथियार जो है उन पर तवज्जो दो, उनको डेवलप करो। उस दौर में 3 तीर थे, ठीक है। आप देख भी लेंगे गज़वा उहुद में जनाबे अब्दुल्ला बिन जुबैर का, अगर मैं रॉन्ग नहीं तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ही थे मेरे ख्याल में, उनके दस्ते को उहुद के ऊपर चढ़ाया गया कि आप दूर से आतों को हमला कीजिएगा, ठीक है। गलती हुई, जो भी हुआ, वो नीचे अगर आ गए तो बहुत नुकसान हुआ। एंड हैड दे बीन ओवर देयर, ठीक है, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द हॉली प्रॉफिट, तो दूर से जब वो उनको एक तो देख लेते आते हुए को, और दूसरा उनको जो है तीरों से अगर गिरा लेते तो वो जो बाद में नुकसान हुआ जनाब खालिद बिन वलीद का जो दस्ता आया वो ना होता, ठीक है। ये होते हैं फेंकने वाले हथियार। रसूल करीम की बाकायदा हदीस है कि फेंकने वाले हथियारों पे तवज्जो दो। तो ईरान में फेंकने वाले हथियार जो बैलिस्टिक वेपन्स हैं वो डेवलप किए, और आज आप देख रहे हैं जो सूरत हाल है यहाँ पे कि अमेरिका और इसराइल जैसी जो ताकतें वो घुटने टेक के बैठी हैं। अच्छा, आप समझते हैं, और ये हमारे कमेंट सेक्शन में चूंकि सुनने वाले भी पूछते हैं जी कि इस जंग में ईरान को किसी और दीगर मुल्क की भी हिमायत अंदर खाते हासिल है? जी बिल्कुल है। वो एक तो बड़ी विजिबल सी बात है कि जो चाइनीज सैटेलाइट सिस्टम और चाइनीज जो अल्टरनेटिव है जीपीएस का, जिसको बाइडू कहा जाता है, व्हिच इज मोर एक्यूरेट, said to be more accurate। आप समझते हैं कि चाइना उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है? जी बिल्कुल। उसकी बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से ये पता चला है कि बहुत उनको एक्सेस है ईरानियंस को उसकी। आप देखें ना, उनके जो मोटरसाइकिल के इंजन वाले शहीद या शाहिद ड्रोन्स हैं वो पिन पॉइंट पे जाके हिट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो पिन पॉइंट पर जाकर, वो मेरे ख्याल में फुटों का भी फासला नहीं होता, वो जिस जगह पे मारते हैं वहीं जाके लगता है, ठीक है। वो ईरान से बैठकर निशाना नहीं लगाते, वो उसको लोकेशन देते हैं, उसको ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स देते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करता हुआ। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि एंटी बैलिस्टिक उसका जो आयरन डोम का ये कोई भी मिसाइल उसको अगर इंटरसेप्ट करता है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करने के बाद हट के फिर उसी कोर्स पर आकर दोबारा से हिट कर जाता है। अच्छा, मैं इस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। मैं वैसे थोड़ा सा ना डिफर करता हूँ आपकी राय से, अगर आप मुझे 1 मिनट है तो मैं थोड़ा जी। मुझे ये लगता है कि देखिएगा कि पेट्रो डॉलर जो है जी, इसकी और इतना अरसा इसके राज की और अमेरिका की सुपरमेसी चैलेंज हो जाएगी अगर ईरान जीत जाए। तो सादा सी बात है, मेरी बात सुनिएगा, 1 मिनट जी, कि ये अमेरिका की सुपरमेसी को चैलेंज होगा अगर ईरान की फतह हो जाए। तो ये बड़ी एक मखमसर सा पैदा होता है ज़हन में कि ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका अपनी सुपरमेसी को छोड़ देगा। कहीं मुझे तो ये लगता है कि कहीं खुदा न खास्ता वो अटामिक, जब उसे ये नजर आए कि मैं बचता नहीं हूँ, मेरी बका नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ईरान के ऊपर एटमी हमला कर दे, क्योंकि एटमी हमला कर दे, क्योंकि उसे ये अगर लगता है कि युआन के अंदर ट्रेड लग जाएगी और पेट्रोल डॉलर जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उसकी तो जो उसका ये जो हवा है सुपरमेसी का, और जो ये इतना वो पावरफुल कंट्री बना हुआ है और दुनिया के अंदर जिस मुल्क पे वो चाहता है हमला कर देता है, वो तो ये धड़ाम से 5 दिन के अंदर जमीन पे आ गिरेगा। हाउ इट इज पॉसिबल कि वो इजीली ये सब कुछ, वो यूरोपियन कंट्रीज और उनका अलायंस और इत्तेहाद और यूएनओ, ये सब जो 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर ये जंग के नतीजे में ये धड़ाम हो जाएगा और वो देखते रह जाएंगे। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, इसको जरा वजाहत करें। आई विश के मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट स्टेटमेंट होती, लेकिन चूंकि मैं अपने मोबाइल से इस वक्त आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने इसी बुनियाद पे लिखा था कि दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू कम टू एन एंड एनी टाइम सून, कि ईरान लड़ रहा है और यूएसए की जो उसका जो तकब्बुर है, ठीक है, वो उसको घुटने उस तरह से टेकने पे मजबूर नहीं करेगा, ठीक है, उसको नहीं आने देगा। उसके लिए हार एक बहुत बड़ी गाली है। देखें, ठीक है, वो कैसे एग्जैक्टली कि वो इस वक्त तक सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड है और सुप्रीम पावर इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड है, ठीक है, वो सुप्रीमेसी उसकी टोटली खत्म हो गई, वो खत्म हो नहीं। मैं माजरत से फिर कहूंगा, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरी ये खत्म हो जाए। एग्जैक्टली तो उसकी वो जो अकड़ है वो डेफिनेटली, अच्छा, मैं जाती तौर पे मैं भी ये समझता हूँ एंड मैं प्रे करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, कि अमेरिका जो है एट द एंड ट्राई करेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज करने की कोशिश करेगा, और अगर वो करेगा
तो फिर ये एक दुनिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा, तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकता है। और जैसे हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ उस जगह पे तबाही नहीं, अब वो फैटमैन और लिटिल बॉय से 100 ऑफ टाइम ज्यादा जो है उनकी कैपेसिटी है, जो डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी है। तो उससे जो एरोसोल और सब उड़ेगा, जो ऊपर जाएगा, जो आपके स्पेस में चला जाएगा, तो न्यूक्लियर विंटर जो है वो सबसे खौफनाक चीज है। मतलब उसकी रेडिएशन इज समथिंग एल्स, उसका वक्ती तौर पे शॉकवेव इज समथिंग एल्स। लेकिन वो जो न्यूक्लियर विंटर है जो जाके सूरज की रोशनी को ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करने के बाद नीचे मे भी कई साल तक जो है सूरज की रोशनी आएगी और वहां सब जीरो टेम्परेचर हो जाएंगे, तो वो इटसेल्फ एक इतना बड़ा एक लॉस होगा। एग्जैक्ट वो क्या मत आ जाएगी वो। अच्छा, ये बात आपकी मुकम्मल होगी तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपसे चलूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज करना है, उसकी इस बदमाशी को, तौस को खत्म करना है कि वो मुल्कों के सदूर को उनकी बीवियों के साथ बेडरूम से हेलीकॉप्टरों के जरिए किडनैप करके ले जाता है, यार ये इससे बड़ी क्या बदमाशी हो सकती है नजर साहब। अगर उसकी इस चीज को चैलेंज करना है, उसको तोड़ना है, उसे खत्म करना है, मुझे ये समझ नहीं आती है कि चाइना और रूस वही अल्टीमेटली बड़ी पावरें हैं जो इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब पाकिस्तान, अमेरिका, ये छोटे मुल्क का काम तो नहीं है कि उसको खड़ा होकर चैलेंज कर दे। तो बात ये है कि अगर उसको ये चैलेंज करना है, अगर उसकी सुप्रीमेसी को खत्म करना है, तो ये चाइना और रशिया खुलकर सामने क्यों नहीं आते? क्या वो कहते हैं ना कि हाय उस जूदे पशे माँ का पशे माँ होना कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, मुझे याद आ गया कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस जूदे पशे माँ का पशे माँ होना। बात यह कितने मुल्क मरवाएंगे ये लोग? क्या ईरान को खत्म करवा देंगे, वो एटमी हमला कर देगा, फिर ये लोग उठेंगे? मुझे यही बताइएगा ये कब मैदान में उतरेंगे उसकी सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए? और क्या ये समझते हैं कि हम इस काबिल हैं कि उसको चैलेंज करें? इस काबिल तो है चाइना भी, रशिया भी, वो तो इस काबिल है। लेकिन एक बात मैं आपको वजह करता चलूं, मैं चूंकि आईआर का स्टूडेंट हूं और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं अगर हिस्ट्री में भी देखूं तो यूएसए ने भी जो है वो पहली जंग अजीम में अगर आप बात करें तो नहीं आया था वो, अनलेस कि उस पर अटैक्स नहीं हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ तो यूएसए प्रॉपरली उसमें आके वो हुआ या किया गया, ये बात की बात नहीं, वो जापान ने किया, प्रॉपरली जापान ने किया। अच्छा, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूं कि चूंकि जो चाइना है, चाइना स्टिल अपनी ट्रेड पर बहुत ज्यादा उसका फोकस है, और वो डायरेक्टली आज तक वैसे किसी प्रॉपरली कॉन्फ्लिक्ट में आया भी नहीं है। लेकिन उसकी जो वॉर मशीन है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है थ्रू पाकिस्तान। हमने जो भारत को लित्तर मारे, ठीक है, वो हो गया। तो चाइना मेरे ख्याल में जो है वो इट इज वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट सिर्फ ये है कि वो सिर्फ इस इंतजार में है कि मेरे साथ डायरेक्टली अगर अमेरिका किसी किस्म का या इजराइल जो है वो करता है तो मैं आऊंगा। अदरवाइज दे हैव बीन सप्लाइंग देयर इक्विपमेंट्स, देयर वॉर मशीन टू पाकिस्तान एंड टू ईरान होपफुली एज वेल। तो ये चल रहा है। और आप ये देखें ना कि ईरान इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद अगर उसने ये सारा मिसाइल सिस्टम जो है, अपने मिसाइल्स किए हैं डेवलप, अपने ड्रोन्स किए हैं, तो सोली या जो इंडिपेंडेंटली कोई नेशन भी इस तरह से नहीं कर सकती अनलेस कि उसको कहीं ना कहीं से बहरहाल कोई ना कोई सपोर्ट ना हो। तो मेरे ख्याल में चाइना को भी इस बात का पता था कि कभी ना कभी मेरी सुप्रीमेसी जो है, सिंस ये BRI का इनिशिएटिव जो है और ये वन बेल्ट वन रोड की जो बात कर रहा हूं, तो चाइना का सारा ट्रेड रूट ये वो सारा, तो चाइना की सुप्रीमेसी उधर कायम होती जा रही है मिडिल ईस्ट में भी, तो अमेरिका को उससे खतरा है। तो चाइना ने इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो अपना प्रॉक्सी शायद किसी हद तक ईरान को वो किया हुआ है कि जी कि ईरान जो है उससे असला ले, जो उससे टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग जो है वो करे और उसके बाद जितना लड़ सकता है लड़े। ये तो ठीक हो गया, आपकी बात यहाँ तक तो हो गई। अब हम चलते हैं इस मौजू की तरफ। आगे बताइएगा कि इंडिया का इसमें क्या किरदार होगा? इंडिया खुलकर तो उन्हें पता चल चुका है कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकती। अब बेसिकली ये मेरी अपनी राय और असेसमेंट ये है, एक मिनट में आपका लूंगा कीमती, कि उन्होंने ये जंग जो आज ईरान के साथ हो रही है इसका आगाज 9 मई को हुआ था गालिबन। इंडिया ने जब पाकिस्तान पे हमला किया था तो उसी वक्त ही ये आगाज किया था। तो पहला उन्होंने अटैक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किया, इंडिया से करवाया, जिसमें उसे जूते पड़े और बड़ी उन्हें शिकस्त फाश। वहां से उनको मायूसी हुई कि ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया कि इंडिया को हराना बहुत मुश्किल, इंडिया नहीं हरा सका पाकिस्तान को,
तो अब उन्होंने अल्टरनेट के तौर पर सेकंड स्टेप जो लिया उन्होंने, वो ये लिया है ईरान वाला जी। वो बेसिकली शायद हो सकता है जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान उनका एक्चुअल निशाना है, एन मुमकिन है पाकिस्तान उनका एक्चुअल निशाना हो, लेकिन ये तो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान इतना टर्न वाला नहीं है कि वो जिसको बड़ी बासानी अपने हलक में उतार लेंगे। हलक का कांटा साबित, ईरान हलक का कांटा साबित हो गया है। पता नहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा करता वीडियो है या रियल है, जो हमारे आर्मी चीफ साहब सैयद आसिम मुनीर साहब फरमा रहे हैं कि पहले तुम ईरान को तो गिरा लो, अव्वल तो हम ईरान को नहीं गिरने देंगे, और अगर तुम ईरान को गिरा लोगे तो पाकिस्तान की तरफ आकर देखना तो तुम्हें मजा चखा। तो हो सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे ही देखी है, क्योंकि इतनी रिलायबल नहीं है, लेकिन मुझे लगता भी इसी तरह है कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ ईरान के बाद आना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर पाकिस्तान उसको ईरान को भी गिरने देगा और इतना आसान उनके लिए होगा। और इंडिया का क्या किरदार होगा, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। हाफिज साहब, इंडिया का किरदार मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि वो बेचारे जो है वो लड़ने के काबिल खैर कभी भी नहीं थे। हमें जब भी जी हमें जब भी कभी जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो उसमें हमारा अपना ही कसूर रहा। हमारे, मैं सीधी बात करूंगा, मे बी मुझे इस बात पे शायद उठा भी लिया जाए, लेकिन हमारे जो मिलिट्री कमांडर्स थे पहले वाले, ठीक है, जो जिनके दौर में जंगे शंगे लगी इंडिया के साथ, उनकी चाहे स्ट्रेटेजिक फेलियर्स थे या नालायकी थी, उसको जो भी कहें, बट आप एक बात देख लें, ये बात आती तो खुशामद में है, लेकिन टू कॉल अ स्पेड, मैं सीधी बात करूंगा कि आसिम मुनीर साहब बहुत क्लियर हैं अपने सारे स्टैंड्स में। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत हार्ड स्टेट बना दिया है, और वो जी, वो ये नहीं है कि वो कारा करते हैं, जी जी एग्जैक्टली, और खारजा पॉलिसी हमने एग्जैक्टली देखे ना इस वक्त जो है वो ट्रम्प का ये तो नहीं कि हमारी फूफी का बेटा है, ठीक है, ट्रम्प क्यों बार बार तारीफ कर रहा है जिस जहाज पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ था वो तेल लेकर एग्जैक्टली अच्छा बार बार पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने भारत को मजा चखाया है। हमारा भारत का इकोनॉमी का कंपैरिजन नहीं है, हमारा भारत का मिलिट्री बजट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। उनका कोई $90 बिलियन के करीब उनका, या $80 बिलियन के करीब उनका बजट है, ठीक है, तो वो उनका मिलिट्री बजट हमसे बहुत बड़ा है, उनकी तीनों वॉर मशीन हमसे, तीनों फोर्सेस बहुत बड़ी हैं, तो वो तो लड़ नहीं सकते हमारे साथ। आपकी एक बात का जवाब तो ये होगा कि वो जो कर रहा है ना वो वही करता रहेगा हमारे साथ, कि कभी जो है हमारे बलूच भाइयों को जो है हमारे खिलाफ उभारेगा, उसमें कुछ हमारे कसूर भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो इंडिया की उसमें जो है वो उनका इम्पीटस बहुत है इसमें। अच्छा, फिर जो अफगान है, जो सेल्फ सोल्स हैं, ठीक है, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, मैं उनका रिजीम इस वक्त जो है, जी मैं उनका जो रिजीम है, जो नाजायज हुकूमत इस वक्त वहां पे बनी हुई है, वो सेल्फ सोल्स हैं बेसिकली। वो अपना जमीर बेचने वाले लोग हैं, उनको इस्तेमाल करके अपनी तरफ से वो सुसाइड अटैक्स करवा, जी प्लांटेड बॉम्ब्स लगवा, ये लगवा, वो लगवा, ठीक है, लेकिन उसका भी हमने बड़ी अच्छी तरह से, आप ये देख लें कि कभी हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर थे अफगानिस्तान को मजा या उस रिजीम को मजा चखाने में। एक बात आपका, एक मिनट ठहरिएगा, हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक खास मजहबी तबका ऐसा है जी जो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार जी। अब उस मजहबी तबके के लोगों के मुंह से मैं ये बात सुनता हूँ कि यार ये तो तालिबान वाकई ये यहूदियों के एजेंट हैं और जो पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ है, और उनके जो किरदार है लड़कों के साथ जी, ये वीडियोस जा बजा नजर आ रही। तो अब वो भी कहने पे ये मजबूर हो गए कि मजहब की जंग नहीं लड़ते हैं, ये तो मफाद की डॉलर्स की जंग। हमसे सीधे उन्होंने $10 अरब मांगे जी, 10 अरब रुपए मांगे पाकिस्तानी के, हम तुम्हें गारंटी देते हैं। इशाम डार साहब ने कहा कि 10 अरब भी देने को तैयार है, लेकिन आप ये तो गारंटी दें कि ये खुद का जमला और दोबारा नहीं ये गारंटी। हाँ, ये गारंटी नहीं है, वैसे ही बदमाशी है, ये बदमाशी है। अच्छा, अफगानियों ने हमसे लड़के देख लिया, इंडिया ने लड़के देख लिया, और इजराइल भी लड़के देख ले, ठीक है, आपने जैसे पहले फरमाया, वी आर नॉट अ पीस ऑफ केक, क्योंकि उठाएगा मुंह में डाल लेगा, ठीक है। इंडिया को शिकस्त तो इजराइल को, अमेरिका दोनों को शिकस्त। ईरान जिसके पल्ले कोई वॉर मशीन नहीं थी, ठीक है, आज उसके हाथों कुत्ते की तरह पड़ चुके हैं ये लोग, ठीक है। पाकिस्तान एक प्रॉपर दुनिया की 5th या 6th लार्जेस्ट वॉर मशीन है, एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, हमारी एयरफोर्स दुनिया की मानी हुई है, हमारी 4 मिनट में मैं आपसे एक बड़ी बात पूछना चाहता हूँ जी। मेरा ख्याल है, आप हो सकता है इत्तेफाक न करें, आपको नहीं लगता कि शहजादा सलमान, मोहम्मद बिन सलमान ने
बड़ी फरासत का मुजाहरा करते हुए ये शिया सुन्नी जो फसाद खित्ते के अंदर और मुसलमानों में जंग करवाने की कोशिश की गई, जी जी, फेक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऑपरेशन जरिए जी, उसको इंटेलिजेंस बेस्ड चीजों पर असस करते हुए ऑलरेडी उसने रोका, अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा ही है या मेरी असेसमेंट गलत है? जी, मैं पर्सनली मोहम्मद बिन सलमान जो है MBS जो है उनका मुतरफ हूँ। वो बहुत सारी पुरानी सऊदी पॉलिसीज को भी उन्होंने जो है वो नल एंड वॉइड किया, और उनका जो विजन है वो सऊदी अरब को जो है वो एक एडवांस्ड और इंडस्ट्रियल और टूरिज्म बेस्ड नेशन बनाने का है। उनका वो जो शहर बन रहा था, न्योम सिटी वगैरह, द लाइन वगैरह जो है वो सारा, तो उनकी वो उस तरह की जो पुरानी सऊदी पॉलिसीज थी उनको लेकर वो उस तरह से नहीं चल रहे हैं एक बात, नहीं चल रहे। और उस लेवल के हार्ड लाइनर वहाबी भी वो नहीं है नहीं है। जिस तरह के जो है वो पुराने उनके गुजरे हैं। तो और दूसरा ये सऊदी को इस बात का भी अंदाजा है कि अगर हम बहुत ज्यादा शदीद हो जाएंगे, जैसे इस वक्त UAE हुआ खड़ा है अगेंस्ट ईरान, तो ना तो UAE लड़ने की पोजीशन में है ईरान के साथ, और ना ही, चूंकि उन सबका जो बापू है अमेरिका या इजराइल जो है वो बेचारे ईरान के साथ लड़ने की पोजीशन में नहीं है। तो सऊदी या बहरीन या कतर या UAE ये कहां से जो है वो लड़ सकते हैं ईरान के साथ? तो फरासत और फहम का तकाजा ही यही है, सिकेसिटी ही इसी को कहते हैं कि आपको अगर लगे कि आपका जो मुखालिफ है फॉर एग्जाम्पल, या सपोजिटली जो आपका मुखालिफ है वो आपसे डाटा है, तो फिर आपको चाहिए कि आप थोड़ा खुद भी सब्र कर लें। मैं आपके साथ यहाँ पे इख्तिलाफ करूंगा क्योंकि मेरा सऊदीया जाना भी हुआ है और वहाँ पे अच्छे ताल्लुकात हैं बड़े, वहाँ पे आप थोड़ा समझ लें कि जी मैं अब मैं ये समझता हूँ कि उनके पास सब कुछ है जी। अगर आप शायद ये समझ रहे हैं कि वो ईरान से कम है जी, तो यकीन कीजिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी, जी। उनके पास एक एटम बम जिसका उनको उनके सेक्रेटरी इंटेलिजेंस और चीफ है साहब का, उन्होंने ये कहा बैठ कर के हमें सिर्फ पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला हासिल है, बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनके पास आप यकीन करें जदीद हथियार भी मौजूद है, जदीद टेक्नोलॉजी मिसाइल मौजूद है। ये मेरी पर्सनल, अच्छा, मैं इसको बड़ी इस तरह से जानता हूँ कि उनकी मैं एक वॉर मशीन उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक शेर है नासिर काज़मी का, नासिर काज़मी का एक शेर है कि जिंदगी अपने ही पैरों पे चला करती है नासिर, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। बंदूक पड़ी हो लेकिन आप उसको चलाने की हिम्मत ना रखते हो, आपके गोडों में इतना पानी ना हो। ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये था कि देखिए हिम्मत थी नहीं थी, ये बात का सवाल है। उन्होंने ईरान पे बंदूक उठाई नहीं नहीं। जी बहुत अच्छा है, ये एक लॉडेबल और काबिल तारीफ है, ठीक है, कि वो लोग ये भी कर सकते थे कि अमेरिका के साथ मिलके लड़ सकते थे, लेकिन साथ लड़ते हैं, मेरे पास डंडा पड़ा हुआ है, जी उठा के जी मार सकता हूं या नहीं मार सकता, जी, अलग बात, लेकिन मैंने उठाया नहीं। मैं इस बात पे उनका जो है मुतरिफ हूँ और उनकी तारीफ करता हूँ इस बात पे, अगरचे मेरी तारीफ या बदतारीफ करने से सऊदी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये कि मेरे जाती तौर पे जो है इस बात का मुतरिफ हूँ कि ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है। देखें, अमेरिकी जो अड्डे हैं सऊदी में उस पर ईरान ने हमले किए हैं, लेकिन उसका भी रिटेलिएट सऊदी ने नहीं किया, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। और मैं जाती तौर पे बस एक ही मशवरा है एज अ कॉमन मैन सारे अरब्स के लिए, जी सारे अरब्स के लिए, कि यार आप लोग जो है आपके पास लेगेसी है खालिद बिन वलीद की, अली और मुर्तजा की, ठीक है, आपके पास लेगेसी है उमर इब्ने खत्ताब की, ठीक है, आपके पास हुसैन अलैहिस्सलाम की लेगेसी है। यार आप खुद से लड़ना सीखिए। जो 6 महीने का बच्चा भी साथ लेके जंग पे चला गया, जिसको पता था मेरे सारा कुंबा मारा जाना है, लेकिन वो चले गए, लड़ाई पे गए, ठीक है, वो जो भूखे नंगे भूख के मारे हुए उठे और कोई 60-70 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर या मुरब्बा मील पर उन्होंने अपनी हुकूमत कर ली, अपने बाजू अपनी शमशीर की बुनियाद पे। उन्होंने किसी रोम को नहीं बुलाया कि हमारी मदद के लिए, वो हमने फतवा खुद लड़े। आज भाई खुद लड़ो, संजीरे। अच्छा दोस्तों, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम गाए बगाए मुख्तलिफ मौके पर और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इंशाअल्लाह करंट अफेयर्स पर अपना पॉडकास्ट अब रेगुलरली इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में आपकी आरा से मुस्तफीद होते रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगला जो हमारा टॉपिक हो वो ये हो कि ये जो दौरानिया मुसलमानों का, ये अरूज का दौरानिया आप सुनते हैं अक्सर कि मुसलमानों ने बड़ा अरूज का वक्त गुजारा है,
तो ये उरूज ज़बान में कैसे बदला, हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। सल्तनत उस्मानिया पर ज़बान कैसे आया, उसकी क्या वजूहात बनी, इंशाल्लाह ताला हम इसे भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अपनी आराम से हमें मुस्तफ़ीद करेंगे।